तो उन एडजस्टमेंट के बारे में मैं आपको लिखाता हूं, ठीक है। ये एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, तो इनको 3 पार्ट के अंदर, 4 पार्ट में सॉरी डिवाइड किया गया है। हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स की, जो फाइनल अकाउंट्स में हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, उन एडजस्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। उन एडजस्टमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि उनको समझना थोड़ा सा आसान हो सके। एक एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जो एक्सपेंस बेस्ड होते हैं, एक्सपेंसेस बेस्ड एडजस्टमेंट्स, ठीक है। सेकंड नंबर एडजस्टमेंट जो है वो इनकम बेस्ड होते हैं। सेकंड नंबर यहां है इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट, ठीक है। थर्ड नंबर है प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट। और फोर्थ नंबर एंड लास्ट है अदर एडजस्टमेंट, जो इन तीनों में नहीं आएंगे वो यहां आ जाएंगे, अदर एडजस्टमेंट्स। अब सबसे फर्स्ट एक्सपेंस बेस्ड एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे, इसका नाम ही ऐसा है। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये होते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर जो है इसको अपन दे देते हैं ये ए, ये हो गया आपका बी, ये दे देते हैं सी, ठीक है, और ये हो गया डी। अब ए के अंदर जो सबसे फर्स्ट है एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकेंड नंबर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर आता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, ये वाला तो हमने कर भी लिया है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो अभी और बता दूंगा मैं। ऑन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है ना। फोर्थ नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट वन है मैनेजरियल रेमुनेशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल है एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, एक और कर देते सेल्स एंड इनकम टैक्स, सेल टैक्स और इनकम टैक्स। और लास्ट एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। तो ये 7 तरह के एडजस्टमेंट है जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, खर्चों से रिलेटेड है, ठीक है। ओके जी। इनकम से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, इसमें सबसे फर्स्ट है अक्रूड इनकम। इस अक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोला जाता है, तो इसलिए अक्रूड बोलो या आउटस्टैंडिंग बोलो एक ही बात है, इनकम। इन सब के अभी मतलब बताऊंगा, एक एक को मैं लूंगा, ठीक है, एक एक को अच्छे से समझाऊंगा आपको। अभी तो बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक्सपेंस बेस्ड एडजस्टमेंट ये है, इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट यहां लिखा रहा हूं, अनअर्न इनकम या एडवांस इनकम भी बोलते हैं जिसको। थर्ड नंबर है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस 3 ही है ये तो। 7 और 3 कितने हो गए, 10, टोटल 10 हो गए। 7 एक्सपेंस बेस्ड है और 3 है आपके इनकम बेस्ड। फिर है प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट। प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट के अंदर बट अगर ये एडजस्टमेंट वाला चैप्टर अच्छे से अभी तक जो कराया है वो अगर आपको आता है, रियल में अच्छे से आता है, आपने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके पास, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो उसको वापस देखो, अच्छे से कर लो, और उसके बाद में ये चैप्टर हो गया, उसके बाद में अकाउंटेंसी में आपको कभी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिफ्थ नंबर लिखा है मैनेजरियल रेमुनरेशन, ठीक है। अभी मैं एक एक को वापस लूंगा, है ना, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट में होता है प्रोविजन फॉर बैड
एंड डाउटफुल डेट। सेकंड नंबर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। थर्ड नंबर है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। फिर है अदर एडजस्टमेंट। अब अदर एडजस्टमेंट में कौन कौन से हैं बच्चे, कुछ सारे इसमें ही आएंगे, मैं बता देता हूं आपको। तो जी इसमें फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और इसके साथ बैलेंस शीट में भी आता है एसेट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक। म्यूचुअल डेप्ट, नंबर यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स, ये मैंने बताया था, फिर भी वापस बताऊंगा लेकिन याद दिला रहा हूं। अगर हम हमारे गुड्स को सेल के अलावा किसी और पर्पज से यूज कर लेते हैं, जैसे फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डोनेट कर दिया, लॉस हो गया, है ना, तो उसमें हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते थे, ये वही कह रहा है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स को अगर बेचा है अप्रूवल बेसिस पर, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। और फिफ्थ नंबर है प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम्स। सिक्स नंबर है एम्प्लाइड इंटरेस्ट, एम्प्लाइड इंटरेस्ट। सेवंथ नंबर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन सभी को एक एक को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये है। तो ये टोटल आपकी एडजस्टमेंट है। 7 है एक्सपेंस, 3 है इनकम बेस, तो हो गए 10, 3 है प्रोविजन बेसिस पे और 8 है इस पे, तो हो गए 11। तो टोटल हो गए 10 और 11 21। ये टोटल 21 एडजस्टमेंट अगर आपको आते हैं अच्छे से, तो फ्यूचर में आप कुछ भी अकाउंट्स के बारे में पढ़ोगे जो आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो भी आपको समझ आ जाएगा। चलिए एक बार थम्स अप भेजिए, फिर हम आज स्टार्ट करते हैं, कुछ की आपको समझ में आए। तो कौन कौन से करा रहा हूं समझना। आज मैं कराऊंगा एक तो आपको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक कराऊंगा प्रीपेड एक्सपेंस। इन दोनों के ऑपोजिट हैं, एक एक्रूड और एक अनअर्ड। तो ये दो और ये दो, कितने हो गए 4। 4 एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं कल के लेक्चर में। फिर ये बचे हुए और इसका एक, फिर ये दोनों 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर 3rd क्लास में ये, 4th क्लास में ये, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं 2 कर रहे हैं एक्सपेंस के, 2 कर रहे हैं इनकम के, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, ताकि कंपैरिजन हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं 2 इसके करा रहा हूं, 2 इसके करा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो हम आ जाते हैं फर्स्ट नंबर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हिंदी में पता क्या बोलते हैं इसको, बकाया खर्चे या अदत्त। क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, बुक की लैंग्वेज में तो आप खुद अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। सिंपल है, दोज एक्सपेंसेस which is related to current year but not paid in current year। ऐसा खर्चा जो करंट ईयर यानी कि चालू वर्ष से रिलेटेड है, जो हमारा ईयर चल रहा है उससे रिलेटेड है, बट अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया।
जैसे जो हमने बिल्डिंग ले रखी उसका रेंट पे नहीं किया, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, है ना, समझ रहे हो, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, खर्चा हो गया, एम्प्लॉय को रखा था, सैलरी ड्यू हो गई लेकिन अभी तक दी नहीं, तो ये क्या है हमारे लिए, आपको नहीं लग रहा है लाइबिलिटी है, ये हमारे लिए क्या एक तरह की लाइबिलिटी हो गई कि भैया हमने काम तो करवा दिया बट उसका अभी तक पेमेंट किया नहीं है, सो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर अस। और आपको मॉडर्न रूल याद है एसेट और लाइबिलिटी वाला? एसेट क्या होती है हमेशा, एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट। एसेट अगर इंक्रीज हो तो और डेबिट करो, एसेट कम हो जाए तो क्रेडिट। लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, लायबिलिटी होती है लायबिलिटी होती है हमेशा क्रेडिट। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, अगर ये लायबिलिटी बढ़ जाए तो और क्रेडिट करो, लायबिलिटी कम हो जाए तो डेबिट करो। तो ये रूल याद रखेंगे तो अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने में आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। तो यहां पर मैंने आपको बोला कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होते हैं ये हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं। क्यों लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि हमने खर्चा तो कर दिया बट उसका पेमेंट नहीं करा है तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, वो तो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो दो चीजें हुई, एक तो एक्सपेंस हो गया है, खर्चा तो हो गया, तो खर्चा हो गया तो खर्चा तो क्या होता है डेबिट, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस तो डेबिट होगा, तो एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट कर देंगे, जो भी सैलरी है जो भी एक्सपेंस है तो उसका अकाउंट तो क्या हो जाएगा डेबिट। बट ये हमारे लिए लायबिलिटी भी है, क्यों, क्योंकि इसका पेमेंट नहीं किया, और लायबिलिटी हमेशा अगर हो जाए बढ़ जाए तो क्या करते हैं क्रेडिट, तो हम उसका नाम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो यहां एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस लिखना है क्या, नहीं, फॉर एग्जांपल के लिए रेंट होता, अभी रेंट ड्यू तो हो गया, मकान का यूज ले लिया हमने, ऑफिस का यूज ले लिया, तो रेंट ड्यू तो हो गया, खर्चा तो हो गया बट अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, तो रेंट खर्चा है तो यहां हो जाता है रेंट अकाउंट डेबिट, बट इसका पेमेंट नहीं किया तो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो हम क्या लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। एक्सपेंस की जगह रेंट आ जाता, सैलरी तो सैलरी, बिल तो बिल, समझ गए, ओके। इसके अलावा हमको इसको शो करना होता है कहां पर, बैलेंस शीट में और पीएनएल में, यानी कि फाइनल अकाउंट में इसको शो करना होता है। तो कहां करते हैं मैं बता देता हूं, ये पीएनएल अकाउंट है, ठीक है यहां हम बना देते हैं बैलेंस शीट। तो देखो ये मान लेते हैं पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो रेंट है या जो भी ट्रेडिंग का खर्चा है वो यहां लिख देंगे एक्सपेंस, उस एक्सपेंस के अंदर ये ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस का पेमेंट किया हो या नहीं किया हो उससे मतलब नहीं है, अगर करंट ईयर का कोई एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट में आएगा, चाहे उसका पेमेंट किया हो नहीं किया हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करते ही नहीं, अकाउंटिंग हम अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, तो ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और अभी मैंने बताया ये हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो बताइए आपको क्या होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी जितना भी बकाया है वो यहां आ जाएगा। इस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट किया जाता है, एक एंट्री पीएनएल में ऐड कर दिया जाता है और लायबिलिटी में दिखा दिया जाता है। बताओ आया समझ में, फिर मैं आगे बढ़ू, अगला होगा फिर हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। नोट्स बना लेना अच्छे से बस, ठीक है, ओके सोविक, राधा, चलो जी। नेक्स्ट आता है फिर हमारा आउटस्टैंडिंग के बाद में प्रीपेड। प्रीपेड, प्रीपेड
एक्सपेंसेस, पहले दो एक्सपेंसेस करा रहा हूं मैं आपको, पूर्वदत्त खर्चे हिंदी में बोलते हैं, पूर्वदत्त व्यय या खर्चे। अब इसकी बिल्कुल सिंपल लिखाता हूं क्या है, दोज एक्सपेंसेस which is related to next year but paid in current year। उल्टा हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो वो थे जो करंट ईयर से रिलेटेड थे बट उसका पेमेंट नहीं किया था करंट ईयर, या उल्टा, यहां उल्टा हो गया मामला। यहां कह रहा है कि भाई करंट ईयर का था ही नहीं, नेक्स्ट ईयर का है, बट उसका पेमेंट करंट ईयर में कर दिया। पिछले आउटस्टैंडिंग में तो पेमेंट किया ही नहीं, करंट ईयर का था पर किया ही नहीं। यहां क्या है, अगले साल का, इस साल का है ही नहीं वो खर्चा, बट एडवांस में पे कर दिया। जैसे 2 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, एक इस साल का एक अगले साल का, तो अगले साल का तो एडवांस में पे हो गया ना, तो एडवांस में पेमेंट कर दिया खर्चे का। हाँ तो एक फर्स्ट टाइम तो ये है, फर्स्ट चीज तो ये है कि आपने एडवांस पेमेंट किया है ना एक्सपेंडिचर का, हाँ, तो ये आपके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि खर्चा हुआ ही नहीं। मान लेते आपने एडवांस में सैलरी दे दी अपने एम्प्लॉय को अगले साल की, तो उसने आपके लिए काम कर दिया क्या? नहीं। तो आपकी एसेट है ना कि उससे काम करवाना, अगर नहीं करेगा तो वो पैसे वापस लेने हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं वो हो जाती है एक तो एसेट, ठीक है। ओके, और एसेट क्या होती है आपको पता ही है, एसेट को करना होता है हमें डेबिट। तो एंट्री के जब हम इसकी बनाएंगे तब प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, यानी कि हमारे लिए एसेट है, एडवांस में पे कर दिया हमने पैसा, अगर काम नहीं हुआ तो हम पैसा वापस ले लेंगे। और टू प्रीपेड टू ओनली एक्सपेंसेस, क्रेडिट कर देंगे एक्सपेंसेस को, खर्चे को क्रेडिट कर देंगे। अब आप बोलोगे सर खर्चे को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? खर्चे को इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये इस साल का है ही नहीं, आपने डेबिट किया होगा पहले, अब उसको कम करने के लिए हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि करंट ईयर का है नहीं ये। मैं समझाता हूं कैसे, इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, देखो कैसे, पीएनएल में या बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। ये पीएनएल और इधर बना देते हैं हम बैलेंस शीट। यहां तो दिखा देंगे खर्चा है, तो इधर जो भी एक्सपेंस लिखा होगा, हाँ, उसमें से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम ऐड कर देते, लेकिन प्रीपेड क्या हो जाएगा, लेस होगा। इसलिए मैंने यहां क्रेडिट किया है कि खर्चा डेबिट होता है, लेकिन हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस साल का नहीं है, उसको कम करना है, इसलिए हम यहां पर लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होता है, प्रीपेड हमेशा लेस होता है क्योंकि इस साल का है ही नहीं वो खर्चा। और एसेट साइड में दिखाया जाता है क्योंकि एडवांस में पे कर दिए हैं। ओके, बताइए। तो ऑपोजिट है बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग पीएनएल में ऐड होता है, ये लेस होता है, वो लायबिलिटी है, ये एसेट है। बताओ जी। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट मैंने आपको बोले दो करेंगे, ये दो एक्सपेंसेस करेंगे कि कर लिए हमने ये वाले दोनों। अब दोनों ये बताता हूं, एक अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम और एक अर्नर्ड एंड एडवांस इनकम। तो अब हम कर रहे हैं एक्सपेंसेस का, इनकम से रिलेटेड नंबर 1, जिसको बोलते हैं अक्रूड इनकम भी बोलते हैं
कुछ लोग इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? दोज इनकम which is related to current year but not received in current year। एक्सपेंस की तरह हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता था? वो खर्चा जो करंट ईयर का है उसका पे नहीं किया। ये इनकम है, वो इनकम जो करंट ईयर की है बट रिसीव नहीं हुई है, बट नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर, जबकि है करंट ईयर की। मतलब करंट ईयर की इनकम है और आपको मिली नहीं, तो आपकी एसेट है, क्योंकि आपने काम कर दिया, आपने माल बेच दिया, आपने सामने वाले का काम कर लिया, लेकिन उससे पैसे लेने हैं, तो उसने अभी तक दिए नहीं, तो आपकी एसेट है, उससे पैसे लेने हैं और इनकम भी है। तो इनकम कोई भी हमारे लिए होती है तो क्रेडिट होती है एज पर नॉमिनल रूल, तो इनकम तो क्रेडिट होगी, बट अभी तक उसने पैसे हमें दिए नहीं है, उसे लेने हैं जिसके लिए हमने काम किया है। इनकम कमाई है बट मिली नहीं है, तो हमारे लिए एसेट है, तो वो डेबिट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे अक्रूड इनकम। तो ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये एसेट। क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये इनकम। इस पे एसेट वाला रूल लग रहा है, इस पे नॉमिनल वाला रूल लग रहा है। नॉमिनल रूल तो याद है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये इनकम है तो क्रेडिट कर दिया। बैलेंस शीट, और आपको पता है इनकम क्या होती है? क्रेडिट साइड में आती है, इधर पीनल में। तो बाय जो भी इनकम है, हाँ, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम अक्रूड इनकम को। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होता था ना खर्चे में, क्रेडिट डेबिट साइड में, ऐसे कैसे ये इनकम में ऐड हो जाएगा। और आपके लिए एसेट है तो यहां आ जाएगा अक्रूड इनकम, है ना, सिंपल। आउटस्टैंडिंग की तरह ही है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता था, ये भी ऐड होता है। फर्क क्या है? वो एक्सपेंस है, ये इनकम है। वो लायबिलिटी होती थी, ये एसेट है, क्योंकि उसका पेमेंट किया नहीं था, ये एडवांस से मिल गया है। बोलो। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल बच गया है बस आज का। ओके जी, चलिए सेकंड नंबर कर देते हैं इनकम का, जो कि था अनअर्न इनकम या एडवांस इनकम। those income which is related to next year, वो इनकम जो अगले साल हम कमाएंगे, बट रिसीव्ड इन करंट ईयर, बट वो करंट ईयर में मिल गई। अरे अभी तक कमाई नहीं, बट कैसे मिल गई? नॉट अर्न, अभी तक अर्न नहीं करी है, बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। ऐसी इनकम जो आपने अभी तक कमाई नहीं, फिर भी पैसा किसी ने आपको एडवांस में दे दिया, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि उसका काम करो आप, जिसके लिए उसने आपको पैसा दिया। एडवांस में पैसा आ गया तो लायबिलिटी है, यस। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो यहां हम कर देंगे टू अनअर्न या एडवांस इनकम। इनकम तो हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन इस साल की है ही नहीं, तो डेबिट करेंगे। अब इसको कैसे दिखाएंगे फाइनल अकाउंट में? देखो,
देखो भाई क्या करेंगे, इनकम है तो बाय इनकम, एक्रूड ऐड होता था अनअर्न्ड लेस होगा, यस, जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, एक्रूड ऐड अनअर्न्ड लेस, अनअर्न्ड इनकम लेस, और लायबिलिटी है तो यहां आ जाएगा। तो ये चार चीजें अगर याद कर लोगे ना, बहुत सारे कंफ्यूजन जो है आपके दूर हो जाएंगे। बताओ जी।